हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक सीरियल्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल विद्या का सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सीरियल्स। तो सीरियल्स को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। ये बहुत बेसिक चीज़ है और सभी को पता है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या होते हैं, एक होते हैं वनस्पति जगत के भोज्य पदार्थ होते हैं, दूसरे कैसे होते हैं, प्राणी जगत के होते हैं। पहला क्या होता है, वनस्पतीय जगत के जो होते हैं, वनस्पतीय जगत के भोज्य पदार्थ होते हैं। और दूसरे कैसे होते हैं, प्राणिज जगत के भोज्य पदार्थ। तो ये बेसिक सभी को पता है ये चीज़ें, प्राणिज जगत के भोज्य पदार्थ। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, वनस्पति में आपका आ जाएगा अनाज है, दालें हैं, फलियां हैं, सब्जियां हैं, सूखे मेवे हैं, शक्कर है, गुड़, वसा, तेल, पेय पदार्थ जैसे चाय है, कोको है, काफ़ी है, मसाला है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। और प्राणिज में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे दूध है, मांस, मछली, अंडा। ये दूध है, मांस, मछली, अंडा, ऐसे ही आप लोग लिख लीजिएगा एटसेट्रा। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन जो हम लोग यहाँ पर अनाज पढ़ने जा रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएगा, वो हमारा आएगा वनस्पति जगत के अंतर्गत। तो जो भोज्य पदार्थ है वो दो भागों में विभाजित किए गए हैं, वनस्पति जगत के अंतर्गत और प्राणी जगत के अंतर्गत। और जो अनाज है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, वो हमारा वनस्पति जगत के अंदर आ रहा है। तो अब हम लोग वनस्पति के अंतर्गत, तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अनाज की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, अनाज ही पढ़ना है। तो अनाज क्या कहलाता है, सीरियल्स कहलाता है। ठीक है, ये सीरियल्स है। तो ये सीरियल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो ये यूनानी भाषा के सीरीज शब्द से हुई है। किस भाषा से हुई है, यूनानी भाषा के सीरीज शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। तो यूनानी भाषा के सीरीज से हुई है, यूनानी भाषा के सीरीज, जो ये वर्ड है इसी से हुई है। इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, सीरीज जो है शब्द से हुई है। और ये सीरीज क्या है, प्राचीन टाइम में क्या था कि यूनान में सीरीज एक देवी के रूप में पूजी जाती थी। कहाँ पर पूजी जाती थी, ये जो यूनान है ना, वहाँ पर एक देवी थी जिनका क्या नाम था, सीरीज नाम की एक देवी थी जो पूजी जाती थी। किस लिए पूजी जाती थी, क्योंकि ये खाद्यान्न और फसल इन सब की रक्षा करती थी। ये देवी क्या करती थी, ये जो देवी थी वो खाद्यान्न और किसकी, फसल की रक्षा करती थी। खाद्यान्न और फसल की ये रक्षा करती थी देवी। उन्हीं के आधार पर इसका जो है नाम सीरियल्स जो है पड़ा। किसके आधार पे, सीरीज के आधार पर ही इसका नाम जो है सीरियल्स जो है रखा गया। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि खाद्यान्न होता क्या है, या ये जो खाद्य पदार्थ है वो होते क्या है। तो खाद्यान्न जो शब्द है, ये जो खाद्यान्न, ये जो शब्द है वो क्या है, वो इसका मतलब इसको हम लोग समझते क्या है। तो ये होता है, ये उन सभी अन्नों के और कृषि में उत्पादित उन सभी घास के बीजों को, तो यहाँ खाद्यान्न का मतलब है, यहाँ पर है घास के बीजों, घास के बीजों को जो भोज्य वस्तु के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। घास के बीजों जो क्या करे जाते हैं, भोज्य वस्तु के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो भोज्य वस्तु के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, खाद्यान्न कहलाते, किए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, अगर पूछेगा कि ये घास के बीज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो चावल है, गेहूं है, जैसे आपका चावल, गेहूं,
एग्जाम में आपसे ऐसे पूछेगा कि घास के, ये चावल है, ये गेहूं है, ये जो खाद्यान्न है वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये घास के बीज के अंतर्गत आते हैं। तो ये चावल है, गेहूं है, जई, जई हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, जौ है, मक्का है, मक्का हो गया, ज्वार बाजरा, ज्वार है और बाजरा है। ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? ये आपके घास के बीजों के अंतर्गत आती हैं। तो एग्ज़ाम में आपका इसमें से कोई भी चीज़ आपको दे देगी, मक्का दे दिया, ज्वार दे दिया, बाजरा, जई या जौ दे देगा और पूछेगा कि ये खाद्यान्न के जो वर्ग हैं उसमें किसके अंतर्गत आता है? तो ये घास के बीजों के अंतर्गत आता है। ये हो गया आपका खाद्यान्न किसे कहते हैं और किसके अंतर्गत ये आते हैं। फिर आता है कि जो है, जो तीर्ण धान्य होते हैं उनकी संरचना जो है मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। जो तीर्ण धान्य होते हैं, तीर्ण धान्य की जो संरचना होती है ना उसके 3 भाग होते हैं। तीर्ण धान्य की जो संरचना होती है उसकी जो है कितने भाग होते हैं? उसके 3 भाग पाए जाते हैं। क्योंकि सभी अनाज के जो दाने होते हैं उनकी जो संरचना होती है ना वो एक सी होती है, पर क्या होता है कि जो जितने भी दाने होते हैं उनकी बनावट और आकार और उनके जो गुण होते हैं वो तो अलग होते हैं, लेकिन उनकी जो संरचना होती है, तीर्ण धान्य की जो संरचना होती है ना सबकी एक ही जैसी होती है। संरचना जो है कैसी होती है? एक ही जैसी होती है। एक जैसी मतलब कि इसमें संरचना में मुख्यतः 3 भाग सभी तीर्ण धान्य में पाए जाएंगे। कितने भाग? 3 भाग जो है, जो हम लोग अभी संरचना पढ़ेंगे, इसके जो 3 भाग है ना वो सभी तीर्ण धान्य में पाए जाएंगे। 3 भाग, लेकिन क्या होगा कि इनकी बनावट, आकार और गुण जो है सभी तीर्ण धान्य के अलग अलग होंगे। कौन कौन सी चीजें अलग अलग होती हैं? उनकी बनावट और क्या है? आकार और उनके गुण। बनावट, आकार और जो गुण है वो तो अलग अलग होंगे, लेकिन उनकी संरचना के 3 भाग जो है सब में सेम होंगे। जैसे जो अनाज के दाने होते हैं, या हम कह सकते हैं कि गेहूं का जो दाना होता है, अनाज के दाने, अनाज, अनाज के दाने, अनाज के दाने, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कर्नल कहते हैं, कर्नल कहते हैं। तो इसके क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये जो गेहूं का दाना होता है उसके जो मेन कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो पहला क्या होता है? जो पहला है ब्रान है, दूसरा है एंडोस्पर्म है और तीसरा क्या है? जर्म है। तो ये तीनों ही होते हैं। फिर क्या होता है कि ब्रान के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? एलोरोन लेयर आ जाएगी, फिर जो है हाइलाइन लेयर आ जाएगी, फिर टेस्टा आ जाएगी, फिर एनर जो है पेरिकैप आ जाएगी, फिर आउटर पेरिकैप आ जाएगी। तो ये एग्जाम में आपका यही पूछता है, आपके अरबी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बना हुआ था कि ब्रान के अंतर्गत जो है कौन सी लेयर आती है? तो इसका आंसर था इनर पेरिकैप। तो अब यहाँ पर हम एक एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ब्रान के अंदर कौन कौन सी लेयर हैं और ये जर्म के अंदर। तो इसके पहले जो एग्जाम में आया था वो इससे क्वेश्चन पूछा गया था, और नेक्स्ट एग्जाम में आपका हो सकता है कि इसके अंदर की जो है लेयर पूछ ले कि जो है जर्म में कौन कौन सी लेयर जो है आती है। जैसे अनाज के दाने हैं, तो उसकी जो अनाज के दाने जैसे गेहूं है, तो इसकी ऊपरी परत कैसी है? ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ब्रान कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रान है क्या? ये ब्रान ही जो है भूसी है। भूसी, जब हम लोग आटा चालते हैं तो उसमें जो चोकर निकलता है वही ये होता है। तो सभी अनाजों के बीजों की भांति इसकी जो ऊपरी परत होती है वो किसकी होती है? भूसी की ही होती है। या क्या होता है, या क्या कहलाता है? जैसे आपका गेहूं है तो ये जो क्या कहलाएगा? ये जो है बीज का छिलका होता है। और ये कैसा होता है? ये बाह्य आवरण होता है पूरे बीज का। और ये जो है पूरा जो गेहूं होता है, जैसे मान लीजिए गेहूं है, तो इसका जो है ये 5% भाग ही भूसी होती है, 5% ही। तभी तो जब हम लोग आटा चालते हैं तो देखिए आटा की मात्रा ज़्यादा होती है और भूसी जो है कम होता है, क्योंकि ये कितना होता है? मतलब एक गेहूं है तो उसका कितना 5% भाग जो है भूसी होता है या ब्रान होता है। और ये क्या होता है? ये किससे निर्मित होता है? ये भूसी और ब्रान जो है ये किससे निर्मित होता है? तो ये जो है आपका सेलुलोज से निर्मित होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी परत है जिसमें जो है सेलुलोज जो है पाया जाता है? सेल्यूलोज की मात्रा जो है वो पाई जाती है अधिक। तो आपकी जो ब्राउन लेयर होती है जो है उसमें जो है सेल्यूलोज की मात्रा जो है पाई जाती है।
और इसका अधिकांश भाग किससे निर्मित होता है ब्रान का या भूसी का, वो सेलुलोज से निर्मित होता है। और इसमें जो है और इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें इस परत में आपका इसमें खनिज और विटामिन बी भी पाए जाते हैं। तो सेलुलोज तो पाया ही जाता है, साथ में इसमें क्या पाया जाता है, खनिज भी पाया जाता है, मतलब खनिज लवण भी पाया जाता है और विटामिन भी पाया जाता है। खनिज लवण भी पाया जाता है और विटामिन भी इसमें आपको मिलेगा। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सेलुलोज किस में मिलता है, खनिज लवण विटामिन, तो ये आपकी ब्रान वाली लेयर में मिलता है। ये किसकी लेयर की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर गेहूं की बात हो रही है कि जितने भी ये जो सेलुलोज होता है, वैसे तो इसका पाचन केवल जानवर या एनिमल्स ही सेलुलोज का पाचन करते हैं और मनुष्य में इसका पाचन या डाइजेशन जो है नहीं होता है। फिर भी जो है हम लोग कहते हैं कि हमें थोड़ी मात्रा में सेलुलोज जो है का सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जल का एब्जॉर्बेशन करने में सहायक होता है। सेलुलोज किस में सहायता करता है, हमारी जल के जो है एब्जॉर्बेशन में सहायता करता है और साथ में क्या करता है, ये क्रमांकुंचन जो गतियाँ होती हैं ना, उनको उत्तेजित करता है। सेलुलोज क्या करता है, ये क्रमाकुंचन गतियां जो हमारी बॉडी में होती हैं, क्रमाकुंचन गतियों को उत्तेजित करता है। क्रमाकुंचन गतियों को ये उत्तेजित करता है। कौन उत्तेजित करता है, सेलुलोज। सेलुलोज क्रमाकुंचन गतियों को भी उत्तेजित करता है, साथ में जल का एब्जॉर्बेशन में भी सेलुलोज सहायक होता है। तो भले ही इसका जो है हमारे डाइजेशन नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में, लेकिन हमें थोड़े मात्रा में जो है सेलुलोज का सेवन करना होता है। और जो है और ये जो है ब्रान में कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये ब्रान में जो है 5% जो है पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो है विटामिन और खनिज लवण भी पाए जाते हैं। चलो फिर नेक्स्ट है कि इसी लेयर में जैसे देखिए वहाँ पे लिखा है ना कि ब्रान में ही जो है आपका एक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एल्यूरोन लेयर पाई जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ब्रान में कौन सी लेयर पाई जा रही है, फर्स्ट नंबर पे देखिए एल्यूरोन लेयर जो है पाई जाती है। एल्यूरोन लेयर, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर जो है आपकी ये इसी के अंतर्गत जो है आ रही है लेयर, इसके अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है, ये जो ब्रान होता है ना, उसी के नीचे की ये लेयर होती है, ये जो है नीचे की लेयर होती है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जो है इस परत में फास्फोरस मिलता है। इस परत में क्या मिलता है, इस परत में फास्फोरस मिलता है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि फास्फोरस जो होता है वो जो है किस लेयर में मिलता है, तो वो आपको ब्रान के अंतर्गत ही जो एल्यूरोन लेयर होती है उसमें जो है फास्फोरस मिलता है। फास्फोरस के साथ साथ इसमें रेसा और थायमिन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। फास्फोरस तो मिलता ही है, साथ में इसमें रेसा भी आपको, जिसे हम फाइबर कहते हैं, वो भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। रेसा या फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और थायमिन भी। और क्या पाया जाता है, थायमिन। थायमिन भी इसमें जो है इस परत में आपका अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो और ये जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फास्फोरस इसमें किस रूप में रहता है। इसमें एल्यूरोन जो लेयर होती है, इसमें जो फास्फोरस होता है वो किस रूप में रहता है, तो वो फाइटिक अम्ल के रूप में रहता है। फास्फोरस किस रूप में रहता है, फास्फोरस जो है वो फाइटिक, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फास्फोरस किस रूप में रहता है, तो फाइटिक अम्ल के रूप में फास्फोरस जो है वो एल्यूरोन लेयर में जो है रहता है। और ये फाइटिक अम्ल क्या है, ये फाइटिक अम्ल है क्या, तो ये जो फाइटिक अम्ल होता है ना, इसका जो है ये डाइजेस्ट नहीं होता है और साथ में क्या होता है, ये और भी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं उन्हें भी ये डाइजेस्ट नहीं करने देता। जो फाइटिक अम्ल होता है ये बाधक माना जाता है। फाइटिक अम्ल क्या होता है, ये बाधक होता है। एक तो ये खुद भी डाइजेस्ट नहीं होता है और दूसरी चीज़ों को भी ये बाधक होता है। फाइटिक अम्ल बाधक होता है, ये खुद भी डाइजेस्ट नहीं होता है और साथ में और भी चीज़ों को ये डाइजेस्ट नहीं करने देता है। फिर नेक्स्ट आपकी आ जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म लेयर की यहाँ पे बात हो रही है। ये यहाँ पे देखिए ये एंडोस्पर्म है। ये एंडोस्पर्म को जो है हिंदी में कहते हैं भ्रूण, भ्रूण जो है पोष, भ्रूण पोष कहते हैं। एंडोस्पर्म, यहाँ पर इसकी बात हो रही है एंडोस्पर्म की। तो ये क्या होता है, ये बीज के केंद्र में जो पदार्थ होता है उसे ही भ्रूणपोष कहते हैं। ये कहाँ पर होता है, बीज जो होता है, जो बीज होते हैं उसके केंद्र में, बीज के केंद्र में ये भाग जो है पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, बीज के केंद्र में ये भाग भ्रूणपोष पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इसे जो है कहते हैं। और ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? इसमें स्टार्च के कण और कुछ प्रोटीन जैसे ग्लूटीन इसमें रहता है। इसमें क्या क्या चीज़ रहती है? स्टार्च। तो ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टार्च के कण किस में रहते हैं, तो ये एंडोस्पर्म में रहते हैं। फिर आएगा प्रोटीन या ग्लूटीन किस में रहता है, तो प्रोटीन और ग्लूटीन भी आपका एंडोस्पर्म में रहता है। तो स्टार्च के कण इसमें रहते हैं, स्टार्च के कण इसमें रहते हैं। और क्या रहता है? प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी? ग्लूटीन, प्रोटीन इसमें रहती है। ग्लूटीन, ग्लूटीन किस में पाई जाती है? गेहूं में पाई जाती है ना, तो वो इसमें प्रोटीन कौन सी? ग्लूटीन रहती है। और ग्लूटीन किस में रहती है? ये आपकी पाई जाती है गेहूं में। और उसमें साथ में कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में खनिज भी जो है नाम मात्र का इसमें होता है, खनिज लवण भी इसमें नाम मात्र का होता है। तो जो क्वेश्चन आपका बनेगा जो अलग से पाया जा रहा है, जैसे फास्फोरस किस में पाया जा रहा है, सेलुलोज किस में पाया जा रहा है, या प्रोटीन ग्लूटीन किस में पाई जा रही है, इससे क्वेश्चन निकलेगा। जैसे खनिज लवण आप देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें भी पाया जा रहा है उसमें, तो इससे क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन बनते हैं कि इस तीनों में जो डिफरेंट क्या है, फास्फोरस किस में पाया जा रहा है, किस में जो है आपका सेलुलोज पाया जा रहा है, किस में आपका ग्लूटीन पाया जा रहा है, तो उससे इसमें जो है क्वेश्चन जो है निकाले जाते हैं। फिर होता है कि अच्छा बताओ कि इन तीनों में ये तीनों पार्ट लिखे गए हैं, ब्रान है, एंडोस्पर्म, जर्म है, तो ये सभी दानों का जो प्रमुख भाग कौन कहलाता है? जो दाने होते हैं, मतलब जो सीरियल्स होता है, उसका प्रमुख भाग कहलाता है, तो उसका जो प्रमुख भाग है वो एंडोस्पर्म कहलाता है। तो प्रमुख भाग कौन कहलाता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इन तीनों ही भाग में प्रमुख भाग कौन है, तो प्रमुख भाग आपका है एंडोस्पर्म कहलाता है। और इसमें प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें प्रमुख रूप से एंडोस्पर्म में प्रमुख रूप से कार्बोज पाया जाता है। प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? कार्बोज पाया जाता है, कार्बोज रहता है। और एंडोस्पर्म जो होता है वो 52% भाग एंडोस्पर्म का होता है पूरे दाने का। जैसे ये दाना है तो इसका जो है 52% भाग, कितना परसेंट भाग? 52% भाग जो है वो एंडोस्पर्म का होता है। कितना परसेंट भाग? तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कितना परसेंट भाग एंडोस्पर्म का होता है, तो 52% जो भाग होता है वो आपका एंडोस्पर्म का होता है। तो यहाँ पे जो हमने आपको बता दिया था, सॉरी, प्रमुख भाग जो है वो नेक्स्ट होता है, ये होता है आपका एम्ब्रियो वाला होता है, जर्म जिसे कहते हैं, ये आपका प्रमुख भाग होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर प्रमुख भाग इसे नहीं पढ़ेंगे। प्रमुख भाग अब हम नेक्स्ट जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका प्रमुख भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनन कोशिका या भ्रूण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जनन कोशिका या भ्रूण कहते हैं। फिर है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग। एम्ब्रायो क्या है? हिंदी में इसे भ्रूण या जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इन्हें हम लोग भ्रूण कहते हैं या जनन, जनन जो है कोशिका, भ्रूण या जनन कोशिका जो है कहते हैं, जनन कोशिका। तो ये वाला जो भाग होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये जो है क्या करता है, इसी भाग से गेहूं का पौधा जन्म लेता है। गेहूं का पौधा किस भाग से जन्म लेता है? तो इसी भाग से जो है गेहूं का जो पौधा होता है, गेहूं का पौधा जो होता है इसी भाग से जन्म लेता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जन्म जो है गेहूं का पौधा जो जन्म लेता है किस भाग से लेता है? एम्ब्रियो जो है भाग से लेता है। और ये कहाँ पर स्थित होता है ये एम्ब्रियो? ये दाने के नीचे के किनारे पर बीज का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। ये दाने के जो दाने होते हैं उसके नीचे के किनारे पर होता है। कोई दाना है उसके नीचे के किनारे के साइड में ये रहता है। और ये जो है क्या होता है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग जो है ये होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। कैसा भाग होता है ये महत्वपूर्ण जो है भाग होता है। और जो है क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और वसा जो है होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन है, कैल्शियम और वसा जो है इसमें होता है। और अनाज के जो दाने होते हैं उसमें अधिकांश जो है राइबोफ्लोविन भी इसी भाग में पाया जाता है। तो राइबोफ्लोविन किस भाग में पाया जाता है? तो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जो है वो जो है एम्ब्रियो जो है भाग में पाया जाता है। और जो है इसी में ही, इसी एम्ब्रायो में ही आता है आपका स्कैटुलम। स्कैटुलम जो है वो क्या करता है? ये भ्रूण पोष और जनन कोशिका के बीच का पर्दा होता है। कौन होता है? भ्रूण पोष और जनन कोशिका के बीच का पर्दा कौन होता है? तो जो है भ्रूण पोष
यहाँ पे हम डालते हैं भ्रूणपोष और जनन कोशिका के बीच का पर्दा क्या होता है। ये अगर आपके एग्जाम में आ गया कि भ्रूणपोष और जनन कोशिका के बीच का पर्दा क्या होता है, तो होता है स्कैटुलम। स्कैटुलम जो है, स्कैटुलम जो होता है वो क्या होता है, ये भ्रूणपोष और जनन कोशिका के बीच का पर्दा होता है। स्कैटुलम क्या है, पर्दा है। किस किस के बीच का पर्दा है ये जो है, ये आपका भ्रूणपोष और जनन कोशिका, ये आपका भ्रूणपोष और जनन कोशिका और जो है जनन कोशिका के बीच का ये जो है पर्दा होता है, स्कैटुलम। और इसमें क्या होता है, इस स्कैटुलम में जो है एक ऐसा एंजाइम होता है जो भ्रूणपोष के ग्लूटन और स्टार्च को ऐसा बना देते हैं कि पौधे की वृद्धि में जो है उनका उपयोग हो सके, कि पौधे की वृद्धि में जो है उनका उपयोग हो सके। ये ग्लूटन और स्टार्च को ऐसा बना देते हैं। ये क्या करते हैं, ग्लूटन और किसको, ग्लूटन को और स्टार्च को पौधे की वृद्धि में सहायक हो सके ऐसा बना देते। फिर यहाँ पर जो है ये स्केटुलम क्या होता है, ये जो है एम्ब्रायो से जो है जुड़े रहते हैं। ये किससे जुड़ा होता है, ये जो है एम्ब्रायो से जो है जुड़ा होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन एंडोस्पर्म और जर्म के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान कौन करता है। किस किस के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान की बात हो रही है यहाँ पर। पोषक तत्वों का आदान प्रदान कौन करता है, तो यही स्केटुलम जो होता है वो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म और जर्म के बीच में, और एंडोस्पर्म और जर्म के बीच में पोषक तत्वों का आदान प्रदान कौन करता है। पोषक तत्वों का आदान प्रदान कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदान प्रदान कौन करता है, तो करता है स्कैटुलम जो है वो एंडोस्पर्म और जर्म पोषक तत्वों के बीच जो है आदान प्रदान करता है स्कैटुलम। तो यहाँ पर आपने जो है ये तीनों ही जो है लेयर पढ़ ली। तो जो है नेक्स्ट हम इसका जो है आपका गेहूँ के बारे में और भी ज़्यादा उसके महत्व और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो सारा हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल विद्या का सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।